हेलो। यहाँ पर हम सेमेस्टर 3 के लिए कंपलसरी हिंदी का अन्य एक प्रश्न पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के तत्वों के आधार पर मूल्यांकन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रस्तावना, एकांकी के तत्व जो कि कथावस्तु या कथानक, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देशकाल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य और संकलन त्रय है। और अंत में देखेंगे उद्देश्य। अब देखते हैं पृथ्वीराज की आंखें जो एकांकी है वह हिंदी की सफल एकांकी के रूप में हमारे सामने है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भारतीय इतिहास के अत्यंत चर्चित पृथ्वीराज के चरित्र को यहाँ प्रस्तुत किया है और उनकी जो धनुर्विद्या थी उसका भी वर्णन किया है। और उन्होंने उस धनुर्विद्या का वर्णन करते हुए यह बताया है कि पृथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण से साबुद्दीन गोरी का किस प्रकार वध किया था। यहाँ नाट्यकला का यह जो एकांकी है वह उत्तम उदाहरण है। डॉक्टर रामकुमार ने यह जो एकांकी है उसमें एकांकी के सभी तत्वों का सफलतापूर्वक समावेश किया है। हम देखेंगे एकांकी के तत्व। वैसे देखा जाता है कि एकांकी के नाटक के जो तत्व है वही तत्व होते हैं, मगर यहाँ पर कुछ उसमें भेद भी होता है। देखते हैं पृथ्वीराज की आंखें का मूल्यांकन। तो हम देखते हैं कि कथावस्तु, तो कथावस्तु के रूप में हम देखें तो गौर के किले में पृथ्वीराज कैद है, उसके हाथ सांकलों से बंधे हुए हैं, उसके जो मित्र और महाकवि है वे चंद है और वे चंद के सामने यानी पृथ्वीराज चंद के सामने गौरी की अत्याचारों का वर्णन करते हैं। एक तरफ प्रेयसी की याद है और दूसरी तरफ निर्ममता पूर्वक उनकी आंखें निकाल जाने की पीड़ा है। जिन आंखों से रण क्षेत्र में वे लोहा बरसाते थे वही आंखें अब नहीं रही, यानी कि निकाल दी गई है गौर के सैनिकों द्वारा। यह जो परिणाम उनके सामने था वह अपने ही भाई मौसेरे भाई जो जयचंद थे उनके कारण उनको यह पीड़ा सहनी पड़ी है। उनका विश्वासघात, उन्होंने जो विश्वासघात किया था जयचंद ने, उनके कारण ही उन्हें उनकी यह दशा आज पृथ्वीराज की है। पृथ्वीराज अपने आप को अब कैदी ही समझते हैं। उन्हें इस अवस्था में जीना पसंद नहीं है और इसीलिए वे चंद से तलवार की मांग करते हैं और चंद भी इनकी यानी कि पृथ्वीराज की इस दशा को देख नहीं पाते और स्वयं अपने प्राण लेने को तैयार हो जाते हैं। और इसमें इतने में गौरी आ जाता है और वह चंद की इस वफादारी को देखकर उन्हें यानी कि चंद को इनाम मांगने के लिए कहता है। तो चंद उनसे कहते हैं कि पृथ्वीराज आवाज पर तीर मारते हैं, आप कल इस अंधे वीर की तीरंदाजी देख लेना और यही मेरा इनाम होगा। और गौरी महाराज पर व्यंग्य करते हुए रात के ठीक 11 बजे उनकी आंखों में नींबू और मिर्च डालने का
सैनिक को आदेश करते हैं और पृथ्वीराज गौरी को कहते हैं कि तुम मुझे सलाम करके जाना क्योंकि मैं बादशाह हूं। और पृथ्वीराज को गौरी सलाम करते भी जाते हैं और यहाँ पर यह नाटक, यह एकांकी समाप्त होती है। समग्र रूप से देखें तो यह चरित्र प्रधान एकांकी है। इसका जो कथानक है वह सुसंगठित है और पूर्ण भी है। कथानक का आरंभ जितना मार्मिक है, अंत उससे भी अधिक हृदयस्पर्शी है। और कथानक में गतिशीलता अपेक्षाकृत कम होने पर भी रोचकता और उत्सुकता बराबर बनी रही है। अब हम अन्य एक देखेंगे, पात्र या चरित्र चित्रण। यहाँ पर पात्र योजना का स्थान महत्वपूर्ण होता है। यानी एकांकी में पात्र के द्वारा ही एकांकीकार अपनी अनुभूति को दर्शकों तक पहुंचाता है। उनकी गतिशीलता तथा सहजता एकांकी को जीवंत और यथार्थ बनाती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है और किसी एक या दो पात्र के द्वारा कथा वस्तु का गठन किया जाता है। यहाँ जो एकांकी है वह पृथ्वीराज चौहान के चरित्र को प्रस्तुत करती है। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि उसे प्रस्तुत करती है। पृथ्वीराज की वीरता, साहस तथा आत्मसम्मान को यहाँ चित्रित किया गया है। एकांकीकार ने पृथ्वीराज की चरित्र की द्वंद्वात्मकता को और द्वंद्वात्मकता जो बताई है उससे यह एकांकी और भी प्रभावशाली बन जाती है। और उनका केंद्रीय पात्र पृथ्वीराज जो है उसकी दशा का वर्णन करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं, उसके हाथ सांकलों से बंधे हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, वस्त्र बहुत मैले हैं, कहीं कहीं जलने से निशान पड़ गए हैं, घुटने के पास फटा हुआ चूड़ीदार पैजामा है जिस पर रक्त के धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने इनका वर्णन किया है। अब दूसरा पात्र जो है चंद बरदाई, पृथ्वीराज के पित्र भी है और महाकवि भी। चंद की स्वाभाविक जो स्वामी भक्ति है वह यहाँ पर दिखाई गई है और साथ में उसके बौद्धिक कौशल को भी दिखाया गया है। उसके कपड़े साफ सुथरे हैं, वेश में सादगी है पर मुख पर दुख की लकीरें अधिक है और चंद की दशा देखने में वे असक्षम हैं। इसके उपरांत गौर का जिक्र भी है। पृथ्वीराज को कैदी बनाकर अमानुषी अत्याचार करने वाले साहुद्दीन मोहम्मद गोरी है। गोरी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेने तथा पृथ्वीराज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए तत्पर है और यहाँ प्रसंगानुसार सरदार, सैनिक तथा अख्तर जैसे पात्रों का भी समावेश किया गया है। संवाद योजना, नाटक के समान एकांकी में भी संवाद योजना का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर संवाद चुस्त, सहज एकांकी को गति देने वाले होने चाहिए और उसको उद्देश्य तक पहुंचाने वाले होने चाहिए। यानी कहे तो संवाद एकांकी का प्राण तत्व होता है। यहाँ पर भी एकांकी में संवाद योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। एक संवादों के माध्यम से ही पृथ्वीराज चौहान की मानसिक व्यथा को वाचा दी गई है। वीरता और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले गौर की कैद में रहने से तो अच्छा है पृथ्वीराज मर जाए। वह चंद से कहते हैं, यदि शेर को शेर ही
रखना चाहते हो तो चंद कहाँ है तुम्हारी तलवार, फाड़ दो मेरा यह वक्षस्थल। पृथ्वीराज को गौर से गिरे हुए इस प्राणी को अब प्राण की आवश्यकता नहीं, लाओ अपनी तलवार। गौर के सामान्य सरदार एवं सैनिक पृथ्वीराज जैसे शहंशाह का अपमान करते हुए चुप रहने का आदेश देते हैं। पृथ्वीराज इन शब्दों को सुन नहीं पाते। वे चंद से कहते हैं, दिल्ली और अजमेर को भौं के संकेत से नचाने वाले चौहान को यह शब्द भी सुनने पड़े। यदि दिल्ली में ये शब्द मेरे कानों में पड़ते तो हाय। इस प्रकार सभी संवाद रोचक, पात्रानुकूल, लंबे किंतु चुस्त एवं स्वाभाविक संवाद इस एकांकी में मिलते हैं और जो उसे विशिष्ट बनाते हैं। अब देखेंगे देशकाल और वातावरण। इस एकांकी में देशकाल एवं वातावरण के चित्रण का महत्वपूर्ण स्थान होता है और विशेष रूप से तब जब एकांकी की कथा वस्तु ऐतिहासिक हो। प्रस्तुत एकांकी ऐतिहासिक चरित्र प्रधान है, इसलिए इसमें देशकाल एवं वातावरण के चित्रण का अत्यधिक महत्व है। देशकाल और वातावरण का सभी एकांकियों में महत्वपूर्ण स्थान रहता है और प्रस्तुत एकांकी का तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो कथा वस्तु है वह ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक चरित्र प्रधान है और इसलिए इसमें इसका महत्व अधिक रहता है। आरंभ में ही एकांकीकार ने देश और काल की सूचना देते हुए लिखा है कि महाकवि चंद निर्मित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के 66 समयों में पृथ्वीराज का कैद होकर गौर जाना लिखा है और महाराज, सुल्तान, बादशाह आदि संबोधन से देश का काल का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रस्तुत एकांकी ऐतिहासिक चरित्र प्रधान ऐतिहासिक एकांकी है। इस पर प्रमुख जो चरित्र है पृथ्वीराज, उसकी दयनीय अवस्था और गौरी के अत्याचार, पात्रों की भाषा, जीत पराजित राजाओं के क्रियाकलाप आदि के द्वारा वातावरण को सजीवता प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। अब देखेंगे भाषा शैली। तो भाषा शैली भी एकांकी का एक महत्वपूर्ण स्थान महत्वपूर्ण तत्व होता है, उसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। एकांकी की भाषा शैली देशकाल के अनुरूप होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग पात्रों एवं समय के अनुरूप किया जाता है। यह नहीं होना चाहिए कि जो देश काल है वह ऐतिहासिक है, यानी कि भूतकाल का है और उसकी भाषा जो है वह वर्तमान की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर वर्तमान का देश काल हो और भाषा ऐतिहासिक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह एकांकी के लिए की सफलता के लिए बाधा रूप बन सकता है और इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। पृथ्वीराज की भाषा भारतीय शासक के अनुरूप संस्कृत निष्ठ है, जिसे जीवा, उन्मेष, व्याघ्र, रक्तवर्ण, मलिन आदि, जबकि गौर की भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक है, जैसे खुदकुशी, तमाशा आदि। गौर की भाषा में व्यंग्यात्मकता भी नजर आती है। भाषा की दृष्टि से यहाँ हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है एक कुशल और सजग शब्द शिल्पी है और इसी का कारण यहाँ एकांकी में जो भाषा है वह प्रभावान्वित पैदा हुई है और काव्यात्मक स्तर पर उनकी भाषा ने अधिक कल्पनाशीलता, रमणीय और देश काल की सीमाओं से परे काव्यानुभव को भी रचा है।
प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा शैली का इस एकांकी में सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक रचनाकार अपनी रचना करता है। उद्देश्य के रूप में प्रायः प्रश्न उठाए जाते हैं, समस्याएं प्रस्तुत की जाती है और उनके समाधान भी दिए जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि उद्देश्य के रूप में रचनाकार जो है वह हमारे सामने प्रश्न उठा करते हैं और समस्याएं इसके द्वारा दिखाते हैं और इसी में उसका समाधान भी दिखाने का प्रयत्न, देने का प्रयत्न करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में पृथ्वीराज की वीरता, साहस तथा आत्मसम्मान के साथ ही चंद की स्वाभाविकता तथा बुद्धि कौशल को अंकित किया गया है, तो दूसरी तरफ गौरिक में विजय का अहंकार दिखाया गया है। गौरी के शासकीय नीति के विरुद्ध पृथ्वीराज जैसे शेरदिल शहंशाह पर बार बार अत्याचार कर उसका आनंद लूटा जाता है। इस प्रकार कहे कि यहाँ पर दो राजाओं के आपसी संघर्ष, एक दूसरे को महत्व करने की ख्वाहिश, विजेता राजा का अहंकार तथा उससे संबंधी अत्याचार, तो परास्त राजा की इच्छा मृत्यु तथा मानसिक अंतर्द्वंद को यहाँ पर प्रकट करने का जो उद्देश्य था वह सफल रूप से पूर्ण होता है। अब अन्य एक है संकलन त्रय। यह संकलन त्रय एकांकी की मूल आत्मा है। एकांकी का स्वरूप छोटा होता है और इसीलिए उद्देश्य की पूर्ति कम से कम दृश्य में यानी कम से कम दृश्य में पूर्ण हुई होनी चाहिए। संकलन त्रय में इन तीन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन तीन बातों को स्वीकारा गया है। इन तीन बातों की एकता होती है, एक है कार्य की एकता, दूसरी है स्थान की एकता और तीसरी है काल अर्थात समय की एकता। प्रस्तुत एकांकी में संकलन त्रय का सफलतापूर्वक निर्वाह किया जाता है और इन तीन की एकता को ही संकलन त्रय कहते हैं। इसमें केवल एक ही कार्य को प्रस्तुत किया गया है, पृथ्वीराज के चरित्र की द्वंद्वात्मकता को। एक ही स्थान पर कथा घटित हुई है, गौर के कैद खाने में, और जहां महाकवि उन्हें मिलने आते हैं। और समय की एकता, वे जो समय दिखाना चाहते हैं ऐतिहासिक समय, उसमें भी उन्होंने उसी समय में इस एकांकी को रचा है, यानी कि एकांकी उसी समय की हो ऐसा उन्होंने प्रयास किया है। और इस प्रकार इसमें संकलन त्रय का पूर्ण तरह निर्वाह हुआ है। इसमें कोई ऐसी असामान्य घटना या अस्वाभाविक घटना नहीं है जिससे हमें कथा बोझिल लगे या असफल लगे। अब उपसंहार के रूप में हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत एकांकी में एकांकी के सभी तत्वों का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है और यह एकांक एक रंगमंच की दृष्टि से भी यह एक सफल एकांकी है। यह प्रश्न यहाँ पूर्ण हुआ।